नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आसाराम को बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सोमवार को ही गुजरात के सेशन कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की थी। अब उसी कड़ी में आज फैसला सुनाया गया है। इससे पहले एक और दुष्कर्म के मामले में ही आसाराम पहले से ही उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर दोषी सिद्ध हो जाने से उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जानकारी के लिए बता दें, सोमवार को गांधीनगर के सेशन कोर्ट ने आसाराम को दोषी करार दिया था। तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर आसाराम को दोषी करार दिया गया था। वहीं अन्य आरोपी को कोर्ट ने निर्दोष बता दिया था। केस की बात की जाए तो दो बहनों ने आसाराम और उसके बेटे के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसमें छोटी बहन के आरोप पर नारायण साई को आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। वहीं बड़ी बहन के आरोप पर आसाराम को आज कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो दुष्कर्म के आरोपी आसाराम को बड़ी सजा का ऐलान हुआ है। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दुष्कर्म के मामले में आपको बता दें, इससे पहले भी आसाराम दुष्कर्म के मामले में ही उम्र कैद की सजा काट रहा था और एक और मामले में उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ नितिन चौधरी जुड़ गए हैं। नितिन, आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इससे पहले भी दुष्कर्म के एक मामले में वो उम्र कैद की सजा काट रहे थे। ऐसे में एक और मामले में उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दुष्कर्म का ही ये मामला है। कितनी मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं? जी देखिए पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से आसाराम बापू की जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कहा जाता है कि पहले भी आसाराम बापू जो है जेल जा चुके हैं, उम्र की अपनी जो है सजाएं वो काट रहे हैं, लेकिन आज फिर से उम्र कैद की जो सजा है आसाराम बापू को दोबारा सुना दी गई है। जिस तरीके से गांधीनगर के गुजरात में जो कोर्ट है उसने जो है उम्र कैद की सजा सुनाई है। कहा जाता है कि 2013 में एक अपने ही शिष्य के साथ में उन्होंने बलात्कार के केस में उस पर आरोप लगाए गए हैं और कहा जा रहा है कि इस तरीके की जो पहले जो मामला चल रहा था उसमें पहले भी आसाराम बापू की जो मुश्किलें खड़ी हो गई थी, लेकिन अब दोबारा जो मामला उठा है कि गांधीनगर के कोर्ट में जाके उनको जो है एक बार दोबारा कोर्ट ने सजा सुनाई और कोर्ट ने जो है उम्र कैद की इसमें सजा सुनाई है। बिल्कुल नितिन, 2013 में ये मामला दर्ज किया गया था आसाराम के खिलाफ और एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है पीड़ितों का इस पर क्या कुछ बयान सामने आया है? एक लंबी लड़ाई के बाद उनको जीत मिली है। दुष्कर्म के मामले में अब आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जी देखिए पूजा, बिल्कुल 2013 में भी पहले जो है ये केस चल रहा था तो उस पर जो है उनके जो शिष्य थी खुद उन्होंने ये आरोप लगाया था कि आसाराम बापू ने उनके साथ में जो है बलात्कार किया था। बलात्कार के बाद में दोबारा कोर्ट पे जो है इस पर जो है जहाँ पूरी तरीके से अर्जी चल रही थी, लेकिन अब 2013 का जो मामला उठा था तो गांधीनगर कोर्ट में जाके आज फिर उनको जो है उनके कोर्ट ने उन्हें जो है सजा सुनाई है। क्योंकि कहा जा रहा है कि उम्र कैद की ये सजा सुनाई जा रही है। पहले भी जो है आसाराम बापू की जो मुश्किलें हैं वो पहले भी खड़ी हो रही थी, लेकिन अब दोबारा से आसाराम बापू को जो है जेल के अंदर दोबारा रहना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो है वो अपनी जो सजा काट रहे थे, लेकिन अब जो दूसरी सजा जो आसाराम बापू को दोबारा इसमें सुना दी गई। 2013 का ये मामला बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने ही शिष्य के साथ में जो यहाँ पर बलात्कार किया, रेप की घटना को अंजाम दिया था। उसको देखते जो शिष्य हैं वो काफ़ी सालों से जो इस लड़ाई को लड़ रही थी, लेकिन अब जो जाके उनको जो पूरी तरीके से इंसाफ मिला है, जहाँ आसाराम बापू को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, तो उस पर जो उनके शिष्य का कहना है कि इस तरीके की जो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और सुनाने के बाद में जो अब पूरी तरीके से उन्हें इंसाफ मिला है। पहले भी जो इधर से दर दर भटक रही थी, ठोकर काट रही थी, कोर्टों के चक्कर काट रही थी, पुलिसों के चक्कर काट रही थी, लेकिन आज कोर्ट ने उन्हें जो है गांधीनगर कोर्ट ने जो है सजा सुना दी और कहा है कि इनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। क्योंकि आसाराम बापू की जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो शिष्य ने आरोप लगाया, जो शिष्य पहले उनके बेटे पे आरोप लगाया था, आरोप पे जो बेटा है वो भी कोई उम्र कैद की सजा काट रहा है, लेकिन फिर दोबारा से आसाराम बापू एक बार फिर से जो है मुश्किलें बढ़ रही हैं और कहा जा रहा है कि उम्र कैद की सजा सुना दी गई आसाराम बापू को और उनके जो शिष्य हैं वो काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस तरीके की जो घटना चल रही थी 2013 से ये मामला चल रहा था, लेकिन आज उनको जो उनके शिष्य हैं उनको आज इंसाफ मिला और कहा जा रहा है कि कोर्ट के द्वारा उनको इंसाफ दिलाया गया। क्योंकि आसाराम बापू जो है पूरी तरीके से जो शिष्य के साथ में उन्होंने रेप किया था, जो घटना था को अंजाम दिया था, तो उसको जो शिष्य हैं पहले से ही कोर्ट के चक्कर काट रहे थे, लेकिन आज गांधीनगर के कोर्ट ने उनको जो है फांसी की क्या नाम है उसको जो है रेप की घटना पर जो अंजाम दिया था, तो उसको देखते हुए जो है यहाँ पर खुद उनको सजा सुनाई है। कहा कि एक लंबी न्यायिक लड़ाई के बाद पीड़ितों को इंसाफ मिला है और दोषी को सजा सुनाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार संसद के दोनों सदनों को आज संबोधित किया। बजट सत्र के पहले दिन उन्होंने अपने भाषण में जहां आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया, वहीं डिजिटल हो चुके भारत पर भी चर्चा की। हर वर्ग का साथ देने और सबके लिए काम करने वाली केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल में विश्व पटल पर भारत की बढ़ती
बढ़ते विकास का जिक्र उन्होंने किया है। भारत की बढ़ती साख का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा आज पूरी दुनिया भारत और उम्मीद की निगाह से देख रही है भारत की ओर। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा अभिभाषण में अपने। 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो। आज भारत में ऐसा डिजिटल नेटवर्क तैयार हुआ है जिससे विकसित देशों में प्रेरणा ले रही है। बड़े बड़े घोटालों, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था, वो मुक्ति अब देश को मिल रही है। आज भारत उन देशों में से एक है जो ग्लोबल सप्लाई चेन पर विश्वास को फिर से सशक्त कर रहे हैं। इसलिए आज दुनिया भारत की तरफ उम्मीद की नज़र से देखते हैं। हर उस समाज की इच्छाओं को पूरा किया है जो सदियों से वंचित रहा था। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी इनकी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सपने देखने का साहस दिया है। कोई भी काम और कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता, बल्कि विकास में सभी की अपनी भूमिका है। इसी भाव के साथ वंचित वर्गों और अविकसित क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जा रहा है। आज से बजट सत्र शुरू हो गया है। बजट सत्र के पहले दिन संसद भवन पहुंचे प्रधानमंत्री ने जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद के पहले संबोधन को ऐतिहासिक बताया, वहीं कहा कि भारत बजट पर विश्व की निगाहें टिकी हैं। जी हां, भारत के बजट पर विश्व की निगाहें टिकी हैं। नए बजट को लेकर उन्होंने कहा कि नए बजट में कुछ अच्छे तो कुछ कड़े फैसले होंगे। उन्होंने इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट को ध्यान में रखकर बजट आने का संकेत दिया है। साथ ही विपक्ष को बहस के लिए तैयारी करने को कहा है। राष्ट्रपति जी का भाषण भारत के संविधान का गौरव है, भारत की संसदीय प्रणाली का गौरव है और विशेष रूप से आज नारी सम्मान का भी अवसर है और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर है। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ
बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा जो देश को काम आएगा। लखनऊ से एक और अपडेट आपको दे रहे हैं। लक्षद्वीप के एलजी प्रफुल्ल पटेल ने आज सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम आवास पर दोनों के बीच ये मुलाकात हुई है। तस्वीरें साझा की गई हैं सोशल मीडिया पर। लक्षद्वीप के राज्यपाल प्रफुल्ल पटेल ने सीएम योगी से मुलाकात की है। उनके आवास पर दादरा नगर हवेली और दमन दीव के प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल, जिन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की है। सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीरें साझा की गई हैं। वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, महिला, आदिवासी, दलितों के सम्मान की बात तथा कथित धर्म के ठेकेदारों को मिर्ची क्यों लग जाती है। जी हां, ट्वीट कर उन्होंने हमला बोला है और कहा है कि महिला, आदिवासी और दलितों के सम्मान की बात जब की जाती है तो तथाकथित धर्म के ठेकेदारों को मिर्ची क्यों लग जाती है। आखिर ये भी तो हिंदू ही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है, क्या 3% धर्माचार्यों की भावनाएं ज्यादा मायने रखती हैं देश में? अपमानित होने वाले 97% हिंदुओं की भावनाओं का क्या? वहीं झारखंड के जमशेदपुर एयरपोर्ट से 31 जनवरी से कमर्शियल विमान सेवा शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन किया और हरी झंडी दिखाकर हवाई जहाज को रवाना किया। आपको बता दें, ये राज्य का तीसरा एयरपोर्ट होगा। यहां से नियमित कमर्शियल विमान सेवा शुरू हो रही है। फिलहाल यहां से कोलकाता और भुवनेश्वर के लिए उड़ानें उपलब्ध होंगी। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार के झूठे वादों का पुलिंदा है। मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। तो आप सांसद संजय सिंह ने यह ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार के झूठे वादों का पुलिंदा है। मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। आम आदमी पार्टी अभिभाषण का बहिष्कार करेगी। आपको बता दें, आज आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया है और उसी को लेकर संजय सिंह ने ये ट्वीट किया है और कहा है कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। 12 बजे विजय चौक पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। वहीं आरा में हुए प्रोफेसर दंपति की हत्या पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, यह सरकार बिहार को पुराने जंगल राज की तरफ ले जा रही है, जनता को डरा रही है। ये लोग चाहते हैं कि 1990 से 2005 की तरह ही कानून व्यवस्था हो जाए बिहार में। प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी और उनकी पत्नी की नृशंस हत्या कर दी जाती है। पुलिस मुख्यालय पटना के सामने छात्र को गोली से भून दिया जाता है। स्वर्ण व्यवसायी के घर को पूरा लूट लिया जाता है। यह घटनाएं अगर जंगल राज की तरफ इशारा नहीं कर रही हैं तो नीतीश कुमार जी के जो कार्यप्रणाली है वह बता रहा है कि सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है। आज पूरे बिहार में भय का वातावरण बनाया जा रहा है। वह चाहते हैं कि जिस तरह से 90 से 2005 में बिहार की जनता भय के कारण बूथों पर नहीं जाती थी, उस तरह का वातावरण तैयार करने का प्रयास महागठबंधन के द्वारा हो रहा है। वहीं पटना के दानापुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्लेटफॉर्म पर ले जाने के दौरान एक बार फिर मालगाड़ी बेपटरी हो गई। हादसा भयावह था, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी जान का नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी बेपटरी होने के साथ ही हाई टेंशन तार से सट गई थी, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ। वहां मौजूद लोग काफी डर गए थे। हाई टेंशन तार में शॉर्ट लगने के साथ ही बिजली ऑफ हो गई, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। इस मामले की जानकारी के बाद आरपीएफ समेत रेलवे के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और मालगाड़ी को पटरी पर लाने में जुट गए। वहीं समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय स्टेशन से यात्री के मोबाइल झपटकर रेलवे परिसर में लगी साइकिल की चोरी कर भाग रहे चोर को लोगों ने खदेड़ कर पकड़ लिया। इस दौरान चोर पास के कुएं में कूद गया, जिससे लोगों ने बाहर निकाला।
उसे जंजीर से बांधकर उसकी पिटाई भी की गई। हालांकि आरोपी युवक अपने आप को बेकसूर बता रहा था। पूछताछ के दौरान युवक ने बताया कुछ दिन पहले ही बरौनी जीआरपी द्वारा यात्री की सामान चोरी के मामले में जेल भेजा गया था। 10 दिन पूर्व ही वो बेल पर बाहर छूट कर आया था। वहीं नेपाल से चले शालिग्राम पत्थर का पूर्वी चंपारण जिले की सीमा में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में इंतजार कर रहे महिला पुरुषों ने फूल की बारिश कर स्वागत किया। शालिग्राम शिलाओं का मुजफ्फरपुर से सटे महसी के मगरुहा सीमा पर बीजेपी विधायक श्याम बाबू यादव के नेतृत्व में स्वागत किया गया। शालिग्राम की शिलाओं का अयोध्या में बनने वाले भगवान राम की बाल्यकाल की मूर्ति का निर्माण इस शालिग्राम शिला से किया जाएगा। भगवान का ससुराल और माता जानकी की जन्मभूमि होने के कारण इस शालिग्राम का महत्व काफी बढ़ गया है। जो जनकपुर नेपाल से चलकर सारी ग्राम पत्थर जो है 6 करोड़ वर्ष पुराना आज जो है अयोध्या को जा रही है। जो अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहे हैं उसमें जो है इस पत्थर का राम जी और सीता जी का जो है प्रतिमा बनाया जाएगा। जो अयोध्या में देश और विदेश के राम भक्त जो श्रद्धालु हैं वह जो है दर्शन करने जाएंगे। आज जो पत्थर जा रही है आज मेसी सहित सभी जो है रोड पर हजारों लोग की संख्या में वह शिला पूजन करने के लिए लोग यहाँ उपस्थित है। सबसे पहले मैं जितने राम भक्त जो हमारे भक्त हैं जो जमा है उनको शुभकामना दूंगा कि भाई आज जो शिला जा रही है उसको पूजन करें, उनका आशीर्वाद लें। देखिए हम बताना चाहते हैं आप सारे हिंदू देशवासियों को, इस समाज के लोगों को बताना चाहते हैं, सनातनी लोगों को बताना चाहते हैं 500 वर्ष की वनवास खत्म हुई और हिंदू के लिए ये बहुत गौरवान्वित बात है। मोदी जी को बनाए रखिए, काशी मथुरा भी बाकी है, मोदी जी को बनाए रखिए, कश्मीर भी लेना है। वाराणसी में एक निजी कार्यक्रम से लौट रहे समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने जौनपुर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा की गई टिप्पणी उसके जवाब में केशव प्रसाद मौर्य द्वारा दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये केवल जनता को भटकाने में लगे हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का वो व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं तो केवल ये भड़काने में लगे हुए हैं। जबकि देखिए सब लोगों ने जो दिया है ये उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है, तब भी इसको दूर दे रहे हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा में मुआवजा दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। मुआवजा दिलाने के नाम पर 35 लाख रुपए की ठगी की गई पीड़ित से। पीड़ित का आरोप है कि उसी के गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने उसे एक फर्जी जमीन की खतौनी दिखाकर उसे 2.5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलाने की बात कही और अपनी बातों में फंसाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित को जब इसका एहसास हुआ तो उसने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। गाँव का अब्बास हैदर जो मेरे धोरा आया वो कहने लगा कि मैं तुम्हें मुआवजा उठवा दूंगा और तुम्हारे पिताजी के नाम 8 बीघे ज़मीन बोल रही है। उसमें जो मैंने की जी ज़मीन बोल लिया, मैंने पढ़ा दी, मुझे कागज तो दिखाओ। उन्होंने मुझे खतौनी ला के दिखाई, उसमें मेरे दादा का और बाप का नाम है। उसमें मैंने की ठीक है आप पैसे बताइए क्या रुपये लोगे। वो कहने लगे उनका जी मैं 40 लाख रुपए लूँगा। 40 में होता करते 35 लाख में बात होगी। उसके बाद में लगे रहे मुझे अथॉरिटी ले जावे, उसके बाहर मिलवावे। मैं जानकारी ना देखो मन पर आदमी हूँ। इन्होंने साहब यहाँ जा रहे हैं, वहाँ लग रही है फाइल, वहाँ लग रही है, ऐसा कर मुझसे सगले पैसे ले लिए। अभी मुआवजा नहीं दिलवाया इन्होंने उसका, और जो मुझसे 35 लाख रुपए में दे चुका इन्हें। न कहीं तुम्हारे पिताजी के नाम पे जमीन बोल रही है, तुम्हें मुआवजा दिलवा दूंगा मैं और कागज लगा दो। तुम हमारे आदमी सीधे हैं, वो राजी हो गए। उन्होंने कही 40 लाख रुपए का खर्चा है और 35 लाख में बातें हो गई, पैसे पहुंच चुके उन पे।
हमने कार्रवाई करी तो हमारी कार्रवाई सुनाई न हुई। मेरे पास सन 2022 में इस्लाम पुत्र लियाकत निवासी ग्राम जारचा एक मुकदमा लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने मुझे ये बताया था कि अब्बास हैदर पुत्र नसीर हैदर निवासी ग्राम जारचा ने एक फर्जी खतौनी उनके पापा के नाम से बनाकर उनसे 35,18,000 रुपये हड़प लिए हैं, जिन्हों में उसने उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। उसके एवज में मैंने ACGM फर्स्ट गौतम बुद्ध नगर के यहाँ 156 दिन प्रार्थना पत्र लगाया, जिसमें न्यायालय ने सभी तथ्यों को भली भांति पढ़ के और उसमें FIR का ऑर्डर कर दिए। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश सिंह ने एक बार फिर राहुल और प्रियंका पर हमला बोला है। उन्होंने राहुल का प्रियंका गांधी को पीठ पर उठाए जाने की तस्वीर को भारतीय संस्कृति के विपरीत बताया। साथ ही दिनेश सिंह ने कहा कि जो लोग अंग्रेजियत के साथ बड़े हैं उनसे अवसर छीने गए हैं। रायबरेली के निफ्ट कॉलेज में आज क्राफ्ट बाजार का मेरे द्वारा शुभारंभ किया गया। इस निफ्ट बाजार में हमारी संस्कृति से जुड़े हुए विभिन्न जनपदों, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने यहाँ पर अपने अपने स्टॉल लगाए हैं, अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद एक दूसरे से छात्र तकनीक का आदान प्रदान करेंगे, कहाँ के लोगों ने कितना अच्छा काम किया, जिससे इसका एक्सपोजर जो है ग्लोबली होगा। देश और विदेशों तक हमारी ये क्राफ्ट, हमारी ये डिज़ाइन, हमारा ये वो है वो पहुँचेगा। इस उद्देश्य से आज हमारे जो निदेशक निफ्ट हैं उन्होंने हमको आमंत्रित किया था और हमने आज इसका शुभारंभ किया है। वहीं बठिंडा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। नशे में धुत युवक और युवती ने जमकर ड्रामा किया। नेशनल हाईवे पर गाड़ी निकालने को लेकर बस ड्राइवर से भिड़े युवक और युवती। वहीं मौके पर पहुंचे थाना कैंट के ड्यूटी अफसर से हाथापाई करने की कोशिश की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वीडियो वायरल हुआ है। नशे में धुत युवक और युवती ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। नेशनल हाईवे पर गाड़ी निकालने को लेकर पहले ये ड्राइवर से भिड़ गए और उसके बाद मौके पर थाना कैंट के ड्यूटी अफसर पहुंचे थे, जिससे हाथापाई करने की कोशिश की गई है आरोपी युवक और युवतियों द्वारा। और बताया जा रहा है कि इस समय दोनों नशे में धुत थे। वहीं अलीगढ़ में 2 मजदूरों की मिट्टी में दबकर मौत हो गई। जंगली जानवर का शिकार करने गए थे दोनों युवक, जहां पर करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में दबकर दोनों मजदूरों की मौत हो गई है। अलीगढ़ से यह खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है 2 मजदूरों की मिट्टी में दबकर मौत हो गई है। जंगली जानवर का शिकार करने गए थे दोनों युवक, जहां पर शिकार करते करते अचानक करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में गिर गए दोनों मजदूर और जहां पर मिट्टी होने के चलते दोनों की मौत हो गई। करीब 6 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला, लेकिन दोनों को नहीं बचाया जा सका। मिट्टी में दबकर दोनों मजदूरों की मौत हो गई। लोधा थाना इलाके के गांव करीलिया की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर दोनों मजदूरों की मिट्टी में दबकर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये लोग जंगली जानवर का शिकार करने गए थे, जहां पर अचानक दोनों करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में गिर गए और वहां पर मिट्टी में दबकर दोनों की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन दोनों की तब तक मौत हो चुकी थी। वहीं बदायूं के जिला अस्पताल में डॉक्टर समेत स्टाफ की संवेदनहीनता का एक बड़ा मामला सामने आया। यहां के इमरजेंसी वार्ड में तैनात स्टाफ ने बीमार वृद्ध को 3 दिन से बंधक बनाए रखा था। दूसरे शब्दों में कहे तो उसे एक गंदे वार्ड में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया गया था। वक्त पर दवाई तो दूर, खाना भी मरीज को नहीं दिया गया। तो अस्पताल में स्टाफ ने महिला को बंधक बनाकर रखा। बुजुर्ग को ना ही इलाज मिला और ना ही समय पर खाना दिया गया और एक गंदे से वार्ड में उनको 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।